जय हिंद दोस्तों। मित्र मेला वेलफेयर सोसाइटी राष्ट्रवादी विचारों का एक ऐसा मंच जो हर महीने, हर माह, हर सप्ताह भारतवर्ष के राष्ट्रवादी विचारों पर, राष्ट्रीय इशू पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा करता है, चिंतन करता है। और इस यज्ञ से, इस चिंतन यज्ञ से जो निचोड़ निकलता है उस मित्र मेला के द्वारा किया जाता है। आप सभी लंबे समय से जुड़े हैं और आज एक के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस पूरे एक लॉकडाउन में, जो कि कोरोना काल था, उस समय भी हमने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंतन किया। फिर वो राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण हो या ऐसे कई मुद्दे हो जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं और निरंतर हम आपसे आगे जुड़ते रहेंगे। और इसी के साथ आज हम जिस विषय को लेकर जुड़े हैं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पर जो हमें मार्गदर्शित करेंगे, जो प्रश्न उत्तर आज हमारे बीच में होंगे, जो हमें उत्तरित करेंगे, जो हमें मार्गदर्शित करेंगे, ऐसे विद्वान हमारे सामने उपस्थित हैं। नीरज अत्री सर, विक्रम चौहान सर, अजीत झा सर, जो कि अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को विश्व में प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहीं ना कहीं एक जन जागरण का कार्य, क्योंकि आज वर्तमान भारत में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से आजकल हमारे भारत में आजादी के बाद से जो नैरेटिव सेट किया गया है, जो कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे भारतीय पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति को जो नीचा दिखाने का जो तथाकथित षड्यंत्र रचा गया है, उस हेतु सभी हमारे आज के विद्वान गण कहीं ना कहीं अपना एक अलग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं उस विषय को लेकर। और अनेकों मंचों के माध्यम से उन्होंने अपना अपना विषय रखा है, जिसका कई प्रकार से प्रभाव भी इस समाज में पड़ा है। हम यूट्यूब पर सर्च करके देखें तो सभी वक्ता हमें वहां पर मिलते हैं। उनके विषय जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही इन सभी विषयों को लेकर किस प्रकार से इंडिक नैरेटिव को हम समझे, क्या चीज है ये नैरेटिव, क्योंकि आज जो हम मीडिया में देखते हैं या हम न्यायपालिका के अंदर देखते हैं, जिस प्रकार से आज कार्यपालिका के अंदर देखते हैं, तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक कथा तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से हमें सिर्फ उस दायरे में सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमें मजबूर किया जा रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए, हमें मजबूर किया जा रहा है एक एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचार को बढ़ावा देने के लिए जो आत्महीनता से ग्रसित है, जो भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाता है। तो आज मित्र मेला वेलफेयर सोसाइटी एक राष्ट्रवादी विचारों के मंच के माध्यम से इस सारे नैरेटिव को तोड़ते हुए उसे समझने के लिए कि वास्तविकता क्या है, क्या हकीकत है, और यदि जिस दिन हम यह हकीकत जान जाएंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा। इस विचार के साथ, इस भाव के साथ आज हम सभी यहाँ पर हमारे वक्ताओं के साथ एकत्रित हुए हैं। मैं आपको इस मित्र मेला को प्रारंभ करने के पूर्व, मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व आपको बताना चाहूंगा, मित्र मेला सावरकर जी के विचारों से प्रेरित 1900 से प्रारंभ हुआ था। उनके प्रेरणा से ये प्रारंभ हुआ था। उन्होंने उस समय कई प्रकार के देश से जुड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए मित्र मेला का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद पुनः 4-5 साल से मित्र मेला इसे हमारे प्रारंभ किया गया है, जिसमें कई राष्ट्रीय मुद्दों पर और कई प्रकार के आंदोलन भी इस मित्र मेला के मंच के द्वारा इंदौर में किए गए हैं। वो सीए का समर्थन हो या फिर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे यात्राएं निकालना हो, ऐसे कई बड़े बड़े सेमिनार भी हमने किए हैं, जिसमें मिलिंद मराठे सर, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमसे जुड़े हैं और हमें मार्गदर्शन अलग अलग विषयों पर दिया है। तो मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व सभी अतिथियों का परिचय, वक्ताओं का परिचय मैं कराना चाहूंगा। आज हमारे बीच में जो वक्ता के रूप में उपस्थित है, श्री नीरज अत्री जी, प्रेसिडेंट नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कॉम्परेटिव स्टडीज। इनका विषय आज हमें मार्गदर्शित करेंगे वो रिफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडिक इशू पे आज हमें इनका मार्गदर्शन मिलने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नीरज सर ने बड़े बड़े मंचों से अपने तथ्यों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी विचारों को लेकर एक नैरेटिव सेट और एक बोल सकते हैं कि राष्ट्र हित के लिए इन्होंने बड़े बड़े मंचों से अपना व्याख्यान दिया है, जिससे प्रभावित होकर कई लोगों ने इस पर विचार करना प्रारंभ किया है। तो एक बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य सर का रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें सुनेंगे और निश्चित रूप से एक बदलाव के रूप में आप इन्हें देखेंगे। इसी के साथ हमारे बीच में द्वितीय वक्ता के रूप में एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट एडवोकेट हैं,
जो कि लीगलिटीज कंसर्न विद इंडिक इशू, इस पर वो चर्चा कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न उत्तर भी रहेंगे तो वो हमारे बीच में प्रश्न भी करेंगे। तो आज हमारे बीच में विक्रम सर हैं। मैं आपको बता दूं विक्रम सर के परिचय के तौर पे कि विक्रम सर का परिचय सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की चार दीवारी तक नहीं रहता। वो एक दिल्ली के एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में भी एक विख्यात हैं। क्योंकि अगर हम बोल दें कि यदि यदि देशद्रोहियों को डराना है तो विक्रम चौहान नाम पर्याप्त है दिल्ली में। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसी के साथ हमारे बीच में श्री अजीत जी झा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो कि डिप्यूटी न्यूज एडिटर ऑफ इंडिया हिंदी के हैं। ये मीडिया नैरेटिव फॉर इंडिक इश्यूज पर हमें हमारे बीच में मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि जो अजीत झा सर हैं वो भी काफी एक फेमस पर्सनालिटी हमारे बीच में है, जो कि अभी बिहार चुनाव के अंदर भी हम इनसे मिलना हुआ था। तो काफी बेहद ही सारगर्भित विश्लेषण इनका मुझे सुनने को प्राप्त हुआ था जब चुनाव संपन्न हो चुके थे और रिजल्ट आने थे। उसके बीच में सर ने अपना विश्लेषण दिया था, और जो कि वास्तव में जो आंकड़े आए हैं और जो रिजल्ट आया है उससे बिल्कुल मेच खाता है, बिल्कुल सटीक आंकड़े अजीत सर ने दिए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो विश्लेषणात्मक शक्ति है वो निश्चित तौर पे अद्भुत है। उसके माध्यम से आज वो हमें मीडिया नैरेटिव फॉर इंडिक इश्यू पर हमें मार्गदर्शित करेंगे। तो मैं अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम नीरज अत्री सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमें मार्गदर्शित करें। श्री नीरज अत्री सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। और मित्र मेला जिन्होंने इसका आयोजन किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप सबके बीच आने का और अपनी बात रखने का ही अवसर दिया है। और अजीत जी नमस्कार, विक्रम जी आपको भी मेरा नमस्कार। ये जो आपने विषय रखा है बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और हालांकि मैं चाहता था कि पहले अजीत जी बोलें, क्योंकि जो नैरेटिव है वो मीडिया में ज़्यादा सेट किया जाता है वैसे तो लेकिन क्योंकि मैंने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा ऐसे देखा था, तो मैं वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि नैरेटिव की हम बात करते ही क्यों है, उसे समझ लेना चाहिए हमें। नॉर्मली अब क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो किसी भी साधारण शिक्षक की भांति मेरा ये मानना है कि अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें दो ही खेमे हो सकते हैं, या तो सच का और या झूठ का। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ पर खेमे पॉलिटिक्स से बंटे हुए हैं। अगर आप मान लीजिए इतिहास की कोई बात करने लगते हैं, मेरा मूल विषय वैसे मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, लेकिन अध्ययन मेरा हिस्ट्री पे है। तो हिस्ट्री पे जब आप बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कह रहे हैं, या तो आपको लेफ्टिस्ट लेबल कर दिया जाता है या आपको संघी लेबल कर दिया जाता है। तो इस तरह के दो चार और हैं कि आर्य समाजी बोल देंगे, लिब्रांडो बोल देंगे, आजकल नए नए शब्द चल रहे हैं। तो ये जो लेबलिंग की जा रही है उसे कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है हमें, क्योंकि फिर से वही बात है कि जब आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर या तो आप सच पढ़ाएंगे या झूठ पढ़ाएंगे, और नॉर्मली सच पढ़ाना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा आपके साथ इसके लिए। जी, ये मैं आपके सामने पे जो दिखा रहा हूं, अब ये जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो उत्तर क्या आएगा आपका? नॉर्मली कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि हमें सामने एक सर्कल दिखाई दे रहा है या एक गोला दिखाई दे रहा है। लेकिन सर्कल तो ये होता है। तो जो लेफ्ट वाली पहली इमेज है उसे सर्कल क्यों कहा? हालांकि हम बोल सकते थे कि कुछ डॉट है और कुछ डैश लगे हुए हैं, कि डॉट्स और डैशेस का सीक्वेंस है, वो सर्कल जैसा दिख सकता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसकी अपनी लिमिटेशन है। मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे जो स्ट्रांग चीज है वो ह्यूमन माइंड है, और जो सबसे वीक चीज है वो भी ह्यूमन माइंड है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से भटका सकते हैं। और वहां पे ये नैरेटिव की बात आती है। जो लेफ्ट वाली आप इमेज देख पा रहे हैं उसमें बहुत सारे गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमन माइंड एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए ट्रेंड होता है, इसलिए वो उसे भी सर्कल बोलेगा। तो उसके लिए दोनों ही सर्कल है। अगर केवल ये दिखाई दे रहे हैं तो भी सर्कल बोला जाएगा उसे।
अब इसका एग्जाम्पल ये आप सामने देखिए, मैं जब फिजिक्स पढ़ाने जाता हूँ तो ये मैंने अपनी क्लास में एक फोटो खींची थी और मैंने इन बच्चों से ये पूछा था, ये 11वीं क्लास के बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, कि आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि आर्यन्स आए थे और आर्यन इन्वेजन हुआ था हमारे देश में। तो आप देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे थे। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि कोई आर्यन इन्वेजन कभी नहीं हुआ, कोई आर्यन आर्यन कभी बाहर से नहीं आए, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा बच्चे इसको क्यों कह रहे हैं? ये नैरेटिव की पावर है कि नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। अगर आप अभी जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, और ये सारे बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ के आए थे, अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से, कहीं पे एक्सप्लेन भी नहीं किया गया आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से फिट की गई है कि बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाए कि आर्यंस विदेशी होते थे, आर्यंस बाहर से आए थे। और इसे करने के लिए उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत स्मार्टली ये काम किया है उन्होंने। थोड़ा सा फिर मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं। हाँ, क्षमा चाहता हूं, एक मिनट। ये थोड़ा सा स्ट्रीम यार्ड में थोड़ी सी कभी कभी शेयरिंग के समय ना दिक्कत आ जाती है, तो जी अब मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं इसे। ये मैंने आपको इमेज दिखाई थी। अब यहां पर ये एक टेक्स्ट है जो एक किताब में से मैंने लिया है। किताब लगभग 250 साल पहले लिखी गई थी। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। दो अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने इसे लिखा था, और उन्होंने काम क्या किया था कि बीते 1000 वर्षों में जितना किसी इतिहासकार ने इतिहास हमारे देश के बारे में लिखा था, वो पर्शियन में था, अरबिक में था, उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो 8 वॉल्यूम का सेट है। जिनका इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उन्हें ये जरूर पढ़ना चाहिए। अब यहां पर जो मैं आपको एक सर्प दिखा रहा हूं, ये एक 13वीं सदी में एक पोएट होता था जिसे सूफी भी कहते हैं, अमीर खुसरो नाम का। वो क्या बोल रहा है आप दूसरे पैराग्राफ में देखिए। एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद, I may be allowed to say a word respecting its languages. There is at this time in every province a language peculiar to itself and not borrowed from any other. फिर वो लिस्ट दे रहा है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, लैंग्वेज ऑफ डुगर यानी डोगरी, धुर समुद्र, तिलंग, गुजरात, मलाबार, गौर, गौड़, बंगाल, अवध, दिल्ली and its environs. These are all languages of Hind which from ancient times have been applied in every way to the common purposes of life. अब इस एक पैराग्राफ में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? पहली चीज वो बोल रहा है आई वॉज बॉर्न इन हिंद, हिंदुस्तान को हिंद कह रहा है, वो इंडिया को हिंद कह रहा है। आई मे बी अलाउड टू से अ वर्ड रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस, यहाँ की लैंग्वेजेस की वो रिस्पेक्ट कर रहा है। देयर इज एट दिस टाइम इन एवरी प्रोविंस अ लैंग्वेज पेक्यूलियर टू इटसेल्फ। तो जितने प्रोविंस हैं, जितने स्टेट्स हैं, जितने प्रांत हैं, उन सब में अपनी अपनी एक खास भाषा है। फिर वो उनकी एक लिस्ट देता है और फिर आगे वो बोलता है दीज आर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ हिंद। तो अगर आप अमीर खुसरो का ये एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि 13वीं सेंचुरी में ये सारे के सारे प्रांत उस देश के थे जिसे वो हिंद कह रहा था। ये उसकी भाषाएं हैं जिनके बारे में वो कह रहा है, और वो बड़े क्लियरली बता रहा है कि मैं इन भाषाओं के रिस्पेक्ट करता हूं, और ये हिंद की भाषाएं जो बहुत पुराने समय से यहां पर चली आ रही हैं। लेकिन अगले पेज पे चलिए, सिर्फ पहली लाइन हमारे लिए जरूरी है। बट देर इज अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन द अदर्स विच ऑल द ब्राह्मण्स यूज, इट्स नेम फ्रॉम ऑफ ओल्ड इज संस्कृत। तो पेज नंबर आपको 563 दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो 2 पेज मैंने आपके साथ अमीर खुसरो के शेयर किए। अब इसी चीज को हमारे बच्चे जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं उसमें कैसे दिया है उसे देखिए। ये तो अमीर खुसरो का कोट आ गया। ये है जो एनसीईआरटी की किताब हमारे देश में 7वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रही है, पेज नंबर 10 पे। देखिए कहां से शुरू किया, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। जिसे वो हिंद कह रहा था उसे लैंड बना दिया है। अब
इसे समझने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे देश में जो माओवादी हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, वो एक नैरेटिव चलाते हैं। वो नैरेटिव ये है कि ये जो देश है, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, कभी भी यूनाइटेड नहीं था। ये तो टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें होती थी, आपस में लड़ते रहते थे, और अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 में ये एक राष्ट्र बना है। अमीर खुसरो का कोट आप देखेंगे तो बिल्कुल इनके इस नैरेटिव को कैंसल आउट कर देता है। लेकिन अब जब यूपीए 1 आई, जब 2004 में सोनिया गांधी वाली सरकार बनी थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे लेकिन उनका रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था, तब ये किताबें लिखी गई हैं। इसमें उन्होंने देखिए कितने स्मार्टली नैरेटिव को सेट किया। अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। जो वो कह रहा था, आई वॉज बॉर्न इन हिंद, आई मे बी अलाउड टू से समथिंग रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस, जितनी पॉजिटिव चीजें थी वो हटा दी गई हैं इसमें से, और हिंद की जगह बना दिया रीजन ऑफ दिस लैंड, ताकि आपको वो नैरेटिव याद रहे कि टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था। फिर जो लिस्ट अमीर खुसरो ने दी थी वो उन्होंने वैसी की वैसी दी है, लेकिन जब वो संस्कृत की प्रेज कर रहा है तो वहां पर उन्होंने कोटेशन को खत्म कर दिया, आगे अपनी ओर से ऐड करते हैं। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, कि संस्कृत कहीं नहीं बिलोंग करती। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब इतने से आपको नैरेटिव सेटिंग का एक एंगल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हटाने हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हटा देने हैं, ताकि आप एक इस तरह का नैरेटिव प्रेजेंट करें जो सच्चाई को रिप्रेजेंट नहीं करता लेकिन आपके एजेंडा को सूट करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में ये भ्रम फैलाया जाता है कि देश कभी एक था ही नहीं। और दुर्भाग्य ये है कि एनसीईआरटी, जिसे हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को वहां पर सच पढ़ाया जाएगा, वो हमारे ही बच्चों को इस तरह का जहर और इस तरह का झूठ घोल रहा है। ये है एक एग्जाम्पल के नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आइए इसके। संस्कृत को, एक तो उन्होंने यूनिटी को तोड़ना है, क्योंकि अगर आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि तुम्हारा देश तो बहुत प्राचीन है, यूनाइटेड रहा है, तो उनमें गर्व की भावना आ जाएगी। और किसी भी बच्चे में जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें गर्व होता है, उसे आप उसकी परंपराओं से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उन पे गर्व कर रहा है। तो अगर आपने उसे कन्वर्ट करना है, उसे आपने मार्क्सवादी बनाना है, उसे आपने मुसलमान बनाना है, उसे आपने क्रिश्चियन बनाना है, तो आप उसको ऐसा नैरेटिव दें कि वो अपनी जड़ों को, अपनी परंपरा को या तो पहचाने नहीं, और अगर पहचाने तो उनसे नफरत करे। इस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है। और अब सवाल ये आता है कि नैरेटिव सेट करना है तो करना ही क्यों? बच्चे को तो सच पढ़ा देना चाहिए। हमारे देश में, क्या संसार भर में इस समय 3 आइडियोलॉजीज ऐसी हैं जिनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। सबसे पुरानी है क्रिश्चियनिटी, 2000 साल पुरानी है। हालांकि अगर आप पूरा ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे तो 2000 साल कुछ भी नहीं होते, बड़ा छोटा सा टाइम है। क्रिश्चियनिटी का, मिशनरीज का ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने पूरे संसार को क्रिश्चियनाइज करना है। उसके लिए उनको जो टूल्स यूज करने पड़ेंगे वो करेंगे, और करते भी हैं वो। उसके लिए सच बोलना है या झूठ बोलना है वो मायने नहीं रखता, उन्होंने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आ जाता है इस्लाम। उनका भी डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने पूरे संसार को दारुल इस्लाम बनाना है। जब तक सबको मुसलमान नहीं बना देते तब तक उन्होंने चैन से नहीं बैठना। तीसरे आ जाते हैं, जो लेटेस्ट है, जो ये कह लीजिए 18वीं सेंचुरी में आया था, वो है मार्क्सिज्म। अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, लेफ्टिज्म बोल देते हैं उसे, लेकिन मूल देखेंगे तो मार्क्सिज्म है। उनका कहना है कि एक ब्लडी रेवोल्यूशन होगा, बर्जुआजी जो है उन्हें खत्म करना है और सारे को प्रोलेटेरिएट में कन्वर्ट करना है, तब यह संसार अच्छा हो जाएगा। तो तीनों ही टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज हैं। तीनों का कहना है कि हम ठीक हैं और बाकी सारे गलत हैं, हमने उन्हें कन्वर्ट करना है। और अब जब कन्वर्ट करना है तो वहां पर एजेंडा की जरूरत पड़ती है, वहां पर नैरेटिव की जरूरत पड़ती है, वहां पर झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। तो जब ये जो मैंने आपको एनसीईआरटी वाला एग्जांपल दिया, आप अगर आज की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो उनमें आपको कहीं एक वर्ड, एक सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा
जो हमारे देश की प्राचीन परंपराओं को पॉजिटिव लाइट में दिखाता हो। एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आपको ढेरों चीजें ऐसी मिलेंगी कि ये देश बिखरा हुआ था, खंड खंड था, जाति पाति में बटे हुए थे, एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी, महिलाओं का दमन किया जाता था और बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे। ये ओवरऑल नैरेटिव आपको इन किताबों में से देखने को मिल जाता है। अब अगर तो ये सब सच होता तो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अब हिस्ट्री का काम क्या होता है? हिस्ट्री का काम है हमें सच बताना और उससे हम सीख सकें कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की थी वो हम ना करें और फ्यूचर में अपने आप को बचा के रख सकें। तो अगर तो ये जो नैरेटिव है वो ठीक है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपके साथ शेयर इसीलिए किया कि जो अमीर खुसरो का ओरिजिनल कोट है वो कुछ और है, जो आपको एकदम स्पष्ट करके बता देता है कि ये सच नहीं है, झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है या नैरेटिव सेटिंग है। अब फिर सवाल उठता है कि अगर नैरेटिव है तो हम उससे बच कैसे सकते हैं? यहां पर आ जाती है पावर इक्वेशन कि किसके पास प्लेटफॉर्म है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, तो या तो मेन स्ट्रीम मीडिया होती थी जो नैरेटिव सेट करती थी, या फिल्में होती थी जिसे पॉप कल्चर बोल देते हैं, वो नैरेटिव सेट करता था, और तीसरा होता था हमें अपने घर परिवार से जो चीजें सीखने को मिलती थी। तो इनमें से घर परिवार एक ऐसा फैक्टर था जो हमें बचाता था नैरेटिव से। बाकी दो शुरू से विरोधियों के कब्जे में रहे हैं, वहां पर प्रोपेगेंडा खूब चला है। और क्योंकि अब 3 जनरेशन निकल चुकी हैं 47 के बाद, तो अब जो पेरेंट्स भी हैं, जो घर का माहौल है, वो भी नैरेटिव से क्योंकि प्रभावित है, तो वो भी नैरेटिव को इफेक्ट डालना शुरू कर, वो भी उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बन गया है। फॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, हमें एक आउटलेट मिल गया कि हम इस नैरेटिव को ना सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं बल्कि उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम अपना जो प्रॉपर नैरेटिव है वो बता सकते हैं। और वो शायद मुझे लगता है अजीत जी उस पर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उसके ज्यादा अधिकारी हैं शायद, कि जी सोशल मीडिया ने आकर किस तरह से इस सिस्टम को, इस वन साइडेड नैरेटिव को तोड़ने में हेल्प किया है। बस हमें ध्यान ये रखने की जरूरत है कि हम कहीं पर भी क्वालिटी से और सच से कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो सिर्फ ये 2 फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, सोशल मीडिया ने हमें वो पावर दी है कि हम नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर सकें। वो तब होगा अगर हम, देखिए हम ऐसा समाज है जहां पर के संवाद की परंपरा थी, जहां पर हम विरोधी को बोलते थे कि आओ सामने आके बैठो, अगर तुम ठीक हो तो हम तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे, और अगर हम ठीक हैं तो तुम हमारे फॉलोअर बनो। ये हमारी परंपरा होती थी। तो और उसमें विशेषता ये थी कि हम पहले दूसरे की विचारधारा को समझते थे, अगर वो ठीक होती थी तो उसे अपना लेते थे, लेकिन अगर ठीक नहीं होती थी फिर उसको अकाट्य प्रमाणों से काट देते थे कि दोबारा वो खड़ी ना हो पाए। तो वही आज हमें करने की आवश्यकता है, वो रिगर, वो हमें सत्यता चाहिए कि हम उसको पढ़ें, सच को समझें, और एक बार हमें सच समझ में आ गया तो हमने सिर्फ उस सच को प्रेजेंट कर देना है। प्लेटफॉर्म हमारे पास है, और इतना करते ही वो जो नैरेटिव इन्होंने 70-80 साल से सेट कर रखा है वो गिरता जाएगा। तो मुझे लगता है कि समय की सीमा है, मैं यहीं पर अपना वक्तव्य रोकता हूं ताकि बाकी वक्ता भी बात कर सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर। निश्चित रूप से आपने जो तथ्यों और तर्कों के साथ आज जो अपना विषय रखा है, जिस प्रकार से आपने एनसीईआरटी के पेज दिखाए और जिस प्रकार से सर्कल के माध्यम से आज हमारे श्रोताओं को समझाया है, निश्चित तौर पर एक वास्तव में एक दिशा लेगा। और जिस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है उसको कहीं ना कहीं आज हमारे भारतवर्ष की जनता इसे समझ सकती है और समझ रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अजीत झा सर को कि वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री अजीत जी झा, राष्ट्रवादी पत्रकार। सबसे पहले तो मित्र मेला को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो शायद उतने प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाऊँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। पहला है कि नैरेटिव कैसे सेट होता है मीडिया में। तो आप देखिए कि अभी ताज़ा ताज़ा प्रकरण है टीना डाबी का। टीना डाबी का प्रकरण है, ये मैं भी मानता हूँ कि विवाह हो या तलाक है, नितांत निजी मसला है। आपकी व्यक्तिगत राय है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते हैं, निजी मसला है।
लेकिन है क्या कि पहले वो नैरेटिव सेट करते हैं और हमें बताते हैं कि ये देखो, ये है भारतीयता, ये है भारतीय संस्कृति। वो पहले नैरेटिव सेट करके जब उन्होंने शादी की थी तो ये हमें दे रहे थे उपदेश कि ये भारतीयता है और ये है। और आज जब ये तलाक तक स्थिति आई है तो अब उनकी आपत्ति है कि आप क्यों बात कर रहे हो उस पर। तो पहले आप उसको आपने वो सेट किया, वो प्रोपगेंडा बनाया कि ये भारतीय संस्कृति है। अगर विवाह नितांत निजी मसला है तो उस दिन भी था और आज भी था। अब उसमें क्या है कि सर ठीक कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया आया है इससे हम इस नैरेटिव का जवाब दे पा रहे हैं, इसलिए आज टीना डावी का जो मसला है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन इसमें क्या मिसिंग क्या हो जाता है इस पूरे विमर्श में, या कहीं नहीं आ रहा है कि दरअसल जो इस्लाम है विचार के तौर पे वो वही महिला विरोधी है। आप इस्लाम जो है वो महिलाओं को अधिकार नहीं देता है, इस पे बात नहीं होती है। तो जो सोशल मीडिया जिससे हमें अपनी बात रखने का जिसने अवसर दिया है, तो उसका इस्तेमाल इस इफ़ेक्टिव ढंग से भी हो, प्रभावशाली तरीके से हो कि जो ये विसंगतियां हैं विमर्श वहाँ तक जाए। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो पूरी लॉबी है वामपंथ वाली, इसका सोशल मीडिया पर भी वो काबिज है। आप उस आक्रामक तरीके से और वो विमर्श के उन मुद्दों पे जाइए तो फिर वो आपको ब्लॉक करेंगे, आपकी रीच घटा देंगे। ये भी एक अलग समस्या है जिससे हम लोगों को लड़ना है, रोज लड़ना पड़ता है इससे। वो आपकी रीच घटा देते हैं, आपका पोस्ट वो डिलीट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से होता है। और आप देखिए ये कैसे सेट करते जाते हैं। जैसे मैंने टीना डावी का कहा, अभी हमने क्या छठ मनाया, उससे पहले दीपावली, दुर्गा पूजा, आप ऐसे चक्र करते जाइए। यही तो है ना भारतीय संस्कृति। क्या है भारत की संस्कृति? यही है। लेकिन आप देखिए कि हर होली में, हर छठ में, हर दीपावली में वो अपना नैरेटिव सेट करेंगे, जबकि कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं है। अगर होगा तो मेरी नज़र में नहीं आया है, और मैंने इस पे स्टडी भी की है। जो ये वायु की गुणवत्ता या प्रदूषण की समस्या है, तो कोई एक प्रामाणिक स्टडी या कोई रिसर्च नहीं हुआ है जो बता सके कि हम जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन आप देखिए कि मीडिया कैसे नैरेटिव बनाता है कि आप जो है अगर पटाखे फोड़ेंगे तो उससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये इसकी शुरुआत कैसे हो गई इस नैरेटिव की? तो जब हम 1947 में जब देश हम आज़ाद हुआ तो इतिहास की दो विचारधारा थी। अगर गलत नहीं हूँ मैं सर, नीरज सर आप ध्यान दीजिएगा। एक राष्ट्रवादी थी जिसे दक्षिणपंथी आप कह लीजिए, दूसरी वामपंथी। तो जो नेहरू थे वो खारिज कर देते हैं, जो आरसी मजूमदार वगैरह जो इतिहासकार हैं उनको वो खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव इतिहास लिखेंगे। और प्रोग्रेसिव इतिहास के नाम पे क्या हुआ? प्रोग्रेसिव इतिहास के नाम पे उसको वामपंथी, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? वामपंथ को बढ़ाया गया, वो नैरेटिव घुसाया गया और वो उसी मानसिकता के लोग शिक्षण संस्थानों में और मीडिया में भरे गए। उसके कारण क्या हो रहा है कि अगर आज आप अपनी बात कह रहे हैं, जैसे आप बहुत शोध परक रिपोर्ट करिए, आप उससे भले, जैसे रिपब्लिक की लोकप्रियता जनता के बीच हो सकती है, लेकिन ये जो है उसके शोध परक रिपोर्ट को भी प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वो आपको अकादमिक स्तर पर और मीडिया के स्तर पर खारिज कर देते हैं। तो ये इनका प्रोपगेंडा वहाँ से शुरू होता है, ये पहले से भी चल रहा है। और उसी का कारण है कि जब आप इतिहास में आते हैं तो हम जैसे चोल हैं, इन लोगों के, इनके बारे में हम कितना पढ़ते हैं? इन सब के बारे में हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। और ये जो मुगल है उनके बारे में आप देखिए बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, और फिर पढ़ाने के साथ साथ उसके ऐतिहासिकता के साथ छेड़छाड़ कैसे किया जाता है, ये सर ने थोड़ी देर पहले बताया है। इसी में आप राम मंदिर का जो इशू था उसको आप देखिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कैसे नैरेटिव रचा गया, फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यही इतिहासकार कह रहे थे कि वहाँ मंदिर नहीं था, और ये उसके लिए कह रहे थे कि कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण दिया गया, और ये जो इतिहासकार होने का दावा कर रहे थे दरअसल वो इतिहासकार नहीं थे, ये अदालत में प्रमाणित हुआ। इनमें से कई एक इतिहासकार ने कहा कि मुझे मेरे ससुर ने बताया था कि वहाँ पे मंदिर नहीं था।
इसलिए मैंने उसमें लिखा उस रिपोर्ट में कि वहाँ मंदिर नहीं था। इसी तरह कोई उसमें अयोध्या गया नहीं और उसने रिपोर्ट दे दी। ये इस तरह से ऐतिहासिक चीज़ों को पेश किया गया। तो एक तो पहले इन्होंने मामले को अपने नैरेटिव और प्रोपेगेंडा से इतने सालों तक उलझा के रखा। दूसरा क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि ये एक खास मजहब के लोगों के साथ अन्याय हो गया, जबकि हिंदुओं के हक में जो फैसला आया वो तो जो साक्ष्य थे अदालत के सामने उसके आधार पर आया। सहानुभूति तो उनके साथ दिखाई गई जो आए, आक्रमण करके हमारे पूजा स्थलों का ध्वंस किया, उस पर काबिज हो गए। अदालत ने फिर भी उनकी भावनाओं का ख्याल किया और उनके लिए जमीन आवंटित करने को कहा। बावजूद उनको मीडिया ने पीड़ित के तौर पर दिखाया और इस पूरे बहस में कहीं भी उन गजट का उल्लेख नहीं किया जाता जो बताते हैं कि भाई 1947 से पहले भी या उसको तोड़ के मस्जिद बनाने से पहले भी वहाँ पे मंदिर था। इन दस्तावेजों की मीडिया चर्चा नहीं करता, वो विमर्श से भाग जाता है और इस तरह से वो आपको वो बताएगा कि आप ही जो है सो सामने वाला पीड़ित है और आप उस पर जो है उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप देखिए राम मंदिर के समय मीडिया में कितनी खबरें प्रकाशित हुई कि जय श्री राम कहने के बदले में किसी को मार दिया गया, किसी को पीट दिया गया, किसी की हत्या कर दी गई। हमने कम से कम 50 खबरें छापी हैं जो ये जो मीडिया का दावा था वो झूठी थी। बाद में पता चला किसी ने कहा कि चूंकि मेरा मामला हाईलाइट हो जाए इसलिए मैंने ये बोल दिया। और इसकी आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले जय श्री राम के नारे को वार क्राई के रूप में प्रचारित किया गया। पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि ये जो जय श्री राम का नारा है ये दरअसल जो है वो भारत की जो संस्कृति है उसके ही खिलाफ है। और फिर जब इनका जो सारा प्रोपेगेंडा जब फेल हुआ, अच्छा एक चीज़ देखिए कि सोशल मीडिया की एक तो ये हम बात कर लेते हैं कि इस समय मौका मिलता है, दूसरा इनका प्रोपेगेंडा भी तो उसी तेज़ी से फैलता है। और उस काउंटर में जब हम तथ्य रखते हैं तो एक है कि जो मैं कह रहा था कि इनकी पूरी जो लॉबी है, काबिज है, वो आप जब उसका तथ्य रखते हैं, उसको झुठलाते हैं तो वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। तो लोगों के पास उस हिसाब से सूचनाएं नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती तो मैंने आप मेरी बिहार यात्रा का जिक्र कर रहे थे, मैंने धर्मांतरण पे स्टोरी की थी। आप बताइए एक कैमरे पे पादरी गांव में जाके लोगों को बता रहा है कि रामायण में लिखा हुआ है कि यीशु आएंगे। सूचनाएं नहीं ना पहुंच रही हैं और वो गुमराह कर रहा है ना, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। तो सूचनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि उन सूचनाओं के संसाधन पे उनका अभी भी कब्जा बना हुआ है। इसलिए ये कहना कि सोशल मीडिया के आने से, हाँ ये है कि एक पाठक के तौर पे, एक दर्शक के तौर पे हमें एक टूल मिल गया है कि हम अपनी बात रख सकें, लेकिन हमें अभी भी वो आप कहेंगे कि उससे हमें पूरी तरह सफलता मिल गई है या जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो आसान हो गया है, वो नहीं हुआ है। इस तरह का पूरा विमर्श देखेंगे कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। लव जिहाद का भी देखिए, लव जिहाद क्या है, आज की समस्या है क्या? बहुत समय से इसकी बात हो रही थी ना कि लव जिहाद को लेके, लेकिन पहले क्या किया गया, मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिसमें लव जिहाद को झूठला दिया गया। लव जिहाद को झूठलाने के बाद अब जब कुछ सरकारों ने उसको गंभीरता से लेना शुरू किया है, उस पर कानून बनाने की बात हो रही है, तो आप मीडिया में 2-3 दिनों से देखिए कि इसको प्यार पर पहरा के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है कि ये अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह रोकने के पर पाबंदी है, जबकि ये ऐसा नहीं है ना। ये वो जो कानून बन रहा है उसमें तो ये है कि आप वो किसी साजिशन किसी के साथ इस तरह क्या न करे, इससे रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए किया गया है। आप बताइए कि कहाँ लिखा है कि आप अपनी, वो कौन सा प्रेम होता है जिसमें आप अपनी पहचान छुपाकर किसी से प्रेम करें? प्रेम का अगर मसला है तो उसमें तो सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए। तो जब आपके मन में छल है, प्रपंच है, पाखंड है, तो फिर वो प्रेम नहीं हुआ ना। तो उसे रोकने के लिए तो कानून बनना चाहिए ना। तो लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ है। तो
जबकि ये एक बहुत गंभीर खतरा है। और ये खतरा सिर्फ अब मान लीजिए हिंदुओं तक नहीं है, केरल में अब ईसाई भी इससे लड़ रहे हैं, तो अब उनके लिए भी, लेकिन अब उसको भी ये मीडिया जो है, वहाँ के जो कुछ चर्चों ने, कुछ पादरियों के संगठनों ने इस पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश से फंडिंग तक होती है। एक मुझे ध्यान नहीं है, कैथोलिक पादरियों का संगठन है, नाम याद नहीं आ रहा है, 21 लड़कियों को धर्मांतरण करके देश से बाहर ले जाया गया था, ईसाई युवतियों को। उसने कहा ISIS के लिए उसने तो कहा कि ISIS की साजिश है, वो साजिशन इसको फैला रहा है। लेकिन अब जब चूंकि इस विमर्श को भी मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है कि वो जो कैथोलिक या वो जो संगठन जो बोल रहे हैं वो भी हिंदुत्व के एजेंडे का हिस्सा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी जो लड़ाई है, वो हमारा जो संघर्ष है उनके खिलाफ भी है, क्योंकि वो दूसरे जगह पे हमारे लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत सूचनाएं दे रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये पूरा मीडिया का जो नैरेटिव और विमर्श का जो मसला है कि इस इशू पे कैसे करता है, तो इसके लिए सिर्फ इससे नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे आप अपनी बात रख पाते हैं, उससे इस विमर्श को आप कट पाएंगे। दो चीज़ों पे आपको मेरे हिसाब से लैस होना होगा। एक तो सूचनाओं के स्तर पे समृद्ध होना होगा, और उसके लिए जो है आपको उनके ग्राउंड पे नहीं जाना है। जैसे आप मुझे पूछे तो ईमानदारी से मैं कहूँ तो मुझे इंडिक शब्द पे भी आपत्ति है, क्योंकि यह भी जो है उनका गढ़ा हुआ शब्द है, उसी विचार के खिलाफ है, नैरेटिव के खिलाफ है, उसी नैरेटिव से उपजा हुआ ये भी शब्द है। तो हम उनके ग्राउंड पे जाके उनको क्यों काटे? जैसे आप किसी वामपंथी के पास जाइए, आपको वो कहेगा मार्क्स को पढ़ के आए, हम मार्क्स को क्यों पढ़ के आएंगे? हम मार्क्स को क्यों पढ़ के आएंगे? तुम आरसी मजूमदार को पढ़ के आओ, हमसे बात करो। तुम नीरज आर्या को पढ़ के आओ, हमसे बात करो। हम नहीं। तो एक तो हमें सूचनाओं के स्तर पे समृद्ध होना है, दूसरा क्या करना है कि हमें उनके ग्राउंड पे नहीं आना है, उनको हमारे ग्राउंड पे अब आना है। सोशल मीडिया ने ये कर दिया है कि उनको अब हमारे ग्राउंड पे आके हमारे सामने अपने विमर्श रखने होंगे। अगर वो सक्षम है, अगर हमें तथ्यों से वो गलत प्रमाणित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो पहलू रख रहे हैं उस विमर्श को मानना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि इस पूरी लॉबी को ख़त्म करना होगा, और ये लॉबी ऐसे नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो क्योंकि ये फिर पूरा राजनीतिक विमर्श से भी जुड़ता है। आप इसको राजनीतिक विमर्श से काट के नहीं देख सकते हैं। तो दरअसल सत्ता में जिन्हें माना जाता है कि जिस विचार से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस विचार से जुड़े जो लोग हैं, दरअसल उनके साथ भी समस्या ये है कि उनको भी सर्टिफिकेट उन्हीं से चाहिए, उन्हीं लोगों से उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनको लगता है कि हम नेता हो गए, हम बड़े मिनिस्टर हो गए, ये हमारी बात हो गई। नहीं तो आप ये बताइए कि शिक्षा के में सुधार के लिए ये सरकार क्या कर रही है? इतिहास गलत फिर से लेखन हो, जो गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए काम कहाँ हो रहा है? जब तक आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो इतिहास में जो उनको गलत संदर्भों में चीज़ों को पेश करके पढ़ाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अगर आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे और फिर उन्हीं तथ्यों के हवाले से मीडिया नैरेटिव कर देता है, और वो सार्वजनिक सामने में है। अगर विरोध भी करेंगे तो चूंकि आपका जो तथ्य है वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं है, तो आप तर्क नहीं रख पाते हैं या कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कर पाते हैं। तो जब आप एक आम पाठक के तौर पे देखिए कि मैं जो है आपकी बात सुनूं और सर की बात सुनूं, सर ने एक दस्तावेज मेरे सामने रख दिए और आप नहीं रख पाए, तो मैं सहजता से, जो मानव का स्वभाव है, मैं कहूँगा कि नहीं, ये जो दस्तावेज रख रहे हैं ये ज़्यादा ठीक बात कह रहे होंगे। हो सकता है कि वो दस्तावेज तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो, उसमें जो है सो चीज़ों को गलत तरीके से रखा गया है, जैसे कुछ देर पहले उदाहरण से भी इन्होंने दिखाया। तो इन सब चीज़ों को तो दुरुस्त करना होगा ना, और ये सब चीज़ें कहाँ से दुरुस्त होगा? तो इसके लिए जो है हमारे विचार या हमारी बातें करके जो लोग सत्ता में आते हैं उनको काम करना होगा। वो जब वहाँ से ठीक होगा तो फिर जब ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे, फिर मीडिया का नैरेटिव भी बदलेगा, और तभी जो है ये मीडिया का जो
प्रोपेगेंडा है, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जैसे आज मैंने आपको कहा कि आपको रोक दिया जाता है, आपकी पहुंच सीमित कर दी जाती है, उससे भी जो है हम लोग निकल पाएंगे। अगर इसके बिना जो, क्योंकि आप हम लोगों के पास देखिए, हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं, कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है भी नहीं, उनके साथ है, उनको बाहर से भी सपोर्ट है। तो ये जो है सो बहुत आसान लड़ाई नहीं है। तो इसलिए जो है सो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा भूमिका जो है राजनीतिक विमर्श को जोड़े बिना और राजनीतिक स्तर से किए बिना बहुत व्यापक पैमाने पे मुझे नहीं लगता है कि चेंजेस लाना शुरू हो, क्योंकि अभी भी अकादमिक रूप से और जो है आपकी तथ्य के साथ बात रखते हैं, वो आपको प्रामाणिक नहीं मानते हैं, वो आपको झूठला देते हैं। ये हम रोज की जिंदगी में देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जरूरी यह है कि इस पूरे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा में अभी भी जो गलत चीज़ों से पढ़ाई जा रही हैं, या अनुवाद मत पढ़ाइए ना। आप एक बात बताइए, ऋग्वेद और ऋचाओं का जो अनुवाद हुआ, अब उनकी ध्वनि का भी तो एक अलग मतलब है ना, वो उस उच्चारण का भी एक अलग मतलब है ना। वो अनुवाद करके आप नहीं समझा सकते ना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसको आप वो अनुवाद करके नहीं समझा सकते। तो उस तरह से जब तक आप शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक जो है सो मीडिया के नैरेटिव हैं, आप रोज़ नैरेटिव काटेंगे, वो रोज़ गढ़ेंगे, और वो रोज़ इस तरह से गढ़ेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि उमर खालिद ने इसमें शामिल था, इसमें ताहिर हुसैन शामिल था जो आपका निलंबित पार्षद है, इसमें इसरा जहां कांग्रेस की नेता शामिल थी, तमाम लोगों के नाम है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि चुपके से ये मीडिया क्या करता है, आपको कपिल मिश्रा पे कोई खबर होगी, कोई तीसरी खबर भी होगी, वो लिखेगा कि दिल्ली दंगों के भड़काने, अपने भाषण से दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए चर्चित रहे कपिल मिश्रा। ये क्या है? ये नैरेटिव है और ये प्रोपेगेंडा है। वो जानबूझ के उस खबर में मतलब ना हो फिर भी एक लाइन घुसाएंगे, फिर वो इस नैरेटिव को कहाँ ले जाएंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स ले जाएंगे, वाशिंगटन पोस्ट तक ले जाएंगे। तो इसको तभी आप काट सकते हैं जब तक जो है वो आपके जो किताब हैं, पुस्तकें हैं,